नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल या जिसको संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। इसको क्रिएट किया गया था या बनाया गया था 15 मार्च 2006 को और जनरल असेंबली जो है इसकी क्रिएटर है, यानी कि जनरल असेंबली ने इसको बनाया था रेजोल्यूशन के जरिए। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था जून 2006 को और जहाँ तक बात है कि ये सिचुएटेड कहाँ है, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब नेक्स्ट बात करें कि ये है क्या और इसका काम क्या है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, यानी कि एक ऐसी संस्था समझ लीजिए जो कि गवर्नमेंट्स के बीच में काम करती है या गवर्नमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। अब जहाँ तक बात करें कि ये है क्या है और इसका काम क्या है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर ही इंटर गवर्नमेंट बॉडी है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन या आपके संयुक्त राष्ट्र का जो सिस्टम है उसके अंदर ही एक संस्था है जो कि इंटर गवर्नमेंट यानी कि दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट उनको रिलेट करती है या उनके कोई काम लेती है या उनके कोई टास्क परफॉर्म करती है। अब जहाँ तक बात है कि ये टास्क क्या करेगी या काम क्या करेगी, तो ये प्रमोशन और प्रोटेक्शन करेगी मानव अधिकारों का या ह्यूमन राइट का, ठीक है, उनको बढ़ावा देगी और उनकी सुरक्षा भी करेगी। और ये सब जो है वो ऑल ओवर द ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया में ये सब करेगी। और साथ ही साथ अगर दुनिया के किसी देश में कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन या मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको भी ये एड्रेस करेगी और साथ में मेक रिकमेंडेशन ऑन देम, यानी कि ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों पर अगर इसकी कोई रिकमेंडेशन या सुझाव है तो वो टास्क भी ये परफॉर्म कर सकती है। तो कुल मिला के हम देखें कि भाई ये इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, ये प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, अगर कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है तो उसको एड्रेस करेगी और साथ ही साथ कोई किसी तरह की अगर कोई इसका सुझाव है तो वो भी ये जो है ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो है वो दे सकती है। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है कि ह्यूमन राइट काउंसिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये तो बनी है 2006 को, तो इससे पहले क्या था जो इन सब मैटर पर डील करता था, तो उसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट। यहाँ तक तो ठीक है, फर्क सिर्फ काउंसिल और कमीशन का है कि पहले कमीशन होता था उसके बाद काउंसिल आई है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी टास्क थे ह्यूमन राइट कमीशन के वो दे दिए गए हैं ह्यूमन राइट काउंसिल को 2006 में। और ये जो कमीशन था इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 यानी कि 1946 में इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के द्वारा। तो चलिए अब संक्षेप में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल को बनाने से पहले क्या हुआ। तो इसमें दोस्तों 2005 को जितने भी हमारे वर्ल्ड के लीडर हैं वो न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग रखते हैं या मिलते हैं और इस समिट के अंत में वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं और इस डॉक्यूमेंट में ऐसे बहुत से इशू होते हैं जिन पर की एक्शन लेने के लिए ये जितने भी लीडर होते हैं ये सहमत होते हैं कि भाई ये जो इशू हैं इन पर हमें एक्शन लेना चाहिए। और इन्हीं इशू में से एक था कि ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना की जाए और फर्दर इसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए जनरल असेंबली ने 2006 में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ह्यूमन राइट काउंसिल को क्रिएट कर दिया गया। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये सब्सिडियरी ऑर्गन है जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली के जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि जनरल असेंबली अगर एक गाड़ी है तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो उसकी स्टेपनी है या उसका एक्स्ट्रा टायर है। नो फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल या मानव अधिकार परिषद की कंपोजिशन कैसी होगी, कितने मेंबर होंगे, कितने टाइम के लिए चुने जाएंगे और उसको कैसे कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 47 यानी 47 मेंबर, जिनको कि प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली सीक्रेट बैलेट के जरिए चुना जाएगा बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, कि जो जनरल असेंबली है उसके जितने भी मेंबर हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वही इनको चुनेगी। और मेंबरशिप जो बेस्ड होगी वो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होगी, यानी कि विश्व के हर पार्ट को मौका दिया जाएगा कि वहाँ से मेंबर चुने जाएं। इसमें अफ्रीकन स्टेट जो होंगी उनके 13 मेंबर होंगे, एशिया जो पैसिफिक स्टेट्स होंगी उनके भी 13 मेंबर होंगे, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट जो होंगी उनके 6 मेंबर होंगे, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट जो होंगी उनके 7 होंगे, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स जो होंगे उनके 8 मेंबर होंगे। तो इस तरह से ये हो गए नंबर 47। जहाँ तक मेंबरशिप की बात है तो ये ओपन है फॉर ऑल द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। और जब भी किसी स्टेट को इसका मेंबर बनने के लिए चुना जाएगा तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि भी इस स्टेट का ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन प्रमोशन में या और किसी एंगल से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इसका योगदान क्या है।
और साथ ही साथ जनरल असेंबली के पास ये भी राइट है, वो किसी मेंबर की मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकती है। इसके लिए उसके पास 2/3 मेजोरिटी जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर्स हैं वो चाहिए। और ऐसा तब किया जाएगा जब जनरल असेंबली को ये लगे कि भाई कोई स्टेट जो है वो अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, या उनको प्रमोट नहीं कर रही है, या बहुत बड़े पैमाने पर इसके डोमेस्टिक जो जुरिस्डिक्शन है या डोमेस्टिक जो हालात हैं उसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। जहाँ तक बात आती है कार्यकाल या टेन्योर ऑफ द मेंबर्स, तो वो 3 साल के लिए होगा। और अगर कोई मेंबर लगातार 2 बार चुना जाता है, जैसे मान लीजिए एक मेंबर आज चुना जाता है, 3 साल के बाद उसको दोबारा चुन लिया जाता है, यानी कि उसके 2 टर्म होंगे जो कि 6 साल के होंगे, 3-3 साल के, तो फिर उसको इमीडिएटली उसका चुनाव नहीं होगा। यानी कि अगर आपने 3 साल की टर्म जो एंजॉय की, फिर कंटिन्यूसली अगले 3 साल की, तो फिर उसके बाद आपको इमीडिएटली मेंबर जो चुने जाने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ एक बार ही चुने जाते हो तो फिर चांसेस बनते हैं कि आपको इमीडिएटली चुना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था इसका वो 2006 को हुआ था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सेशन की, तो जो काउंसिल के सेशन हैं वो साल में 3 बार होते हैं। ये होते हैं मार्च, जून और सितंबर में। इसी के साथ इमरजेंसी सेशन बुलाने का अधिकार भी काउंसिल के पास है। अगर काउंसिल को लगता है कि भाई कोई इमरजेंसी सेशन जो है वो बुलाना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो ऐसा कर सकती है। पर ऐसा करने के लिए एक कंडीशन का होना ज़रूरी है कि यानी इस तरह का जो इमरजेंसी सेशन है वो किसी स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर ही बुलाया जाना चाहिए। और वो इसलिए बुलाया जाना चाहिए कि किसी भूभाग में या किसी देश में या ग्रुप ऑफ द कंट्री में ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों का बहुत बड़ी वायलेशन या उल्लंघन किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल, कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसके फंक्शन या काम क्या है। तो इसमें सबसे पहले है ह्यूमन राइट की जो एजुकेशन या शिक्षा है उसको प्रमोट करे और उसकी लर्निंग को भी। एडवाइजरी सर्विसेज यानी कि सलाह देने के लिए कोई सर्विसेज है तो उसको भी जो है प्रमोट करे। टेक्निकल असिस्टेंस जो है उसको भी प्रमोट करे। कैपेसिटी बिल्डिंग विद कंसल्टेशन एंड विद कंसेंट ऑफ मेंबर स्टेट कंसर्न, ठीक है ना। जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या कंसल्टेशन करके स्टेट्स के साथ उनकी कंसेंट को वो भी जो है प्रमोट करे। नेक्स्ट है सर्व एज फोरम फॉर डायलॉग ऑन थीमेटिक इशू ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी कि ये एक मंच के रूप में काम करे जो ह्यूमन राइट काउंसिल है। किस लिए? डायलॉग के लिए, वार्तालाप के लिए, ऑन थीमेटिक इशू यानी कि वो इश्यूज जो किसी थीम या विषय वस्तु पे हों जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है इट शैल मेक रिकमेंडेशन टू जनरल असेंबली इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। सिंपल है कि भाई जनरल असेंबली को भी रिकमेंडेशन कर सकती है अगर वो जो फील्ड है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है या इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड वो जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोट फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन, कि भाई ह्यूमन राइट्स के जितने भी दायित्व हैं उनको फुली इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको भी प्रमोट किया जाए। अंडरटेकन बाय स्टेट, जो कि स्टेट ने अंडरटेक किए हैं, जो उनकी एक गारंटी स्टेट ने दी है। एंड फॉलो अप द गोल्स एंड कमिटमेंट्स रिलेटेड टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक वही कि भाई जो गोल सेट किए गए हैं, जो कमिटमेंट है ना, किसी तरह का कोई आपने कहा है कि भाई हम ये करेंगे तो रिलेटेड टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट, तो वो भी करेगी। नेक्स्ट है ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करेगी, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो रिव्यू करेगी सिचुएशन को ह्यूमन राइट्स की अलग अलग कंट्री में, ठीक है ना, जो कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव यानी किसी उद्देश्य से होगी, एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसको मिलेगी अलग अलग कंट्री से तो उस पर भी एक रिव्यू किया जाएगा। ये जो रिव्यू होगा जैसे कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमन राइट की ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है डायलॉग एंड कोऑपरेशन ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए, यानी कि आप ह्यूमन राइट की वायलेशन या उसकी जो एक उल्लंघन करने से रोकने के लिए बातचीत करें, सहयोग करें और ह्यूमन राइट इमरजेंसी को एकदम से रिस्पॉन्ड करें। यानी कि अगर विश्व के किसी भाग में किसी तरह का कोई मानवाधिकार की इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है तो उस पर आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो एकदम तुरंत से होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लोजली वर्क विद द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट या सरकारें हैं उनके साथ बहुत निकटता से काम किया जाएगा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी किया जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी जो है ह्यूमन राइट में उनके साथ भी इस तरह से मिलकर काम करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है शैल मेक रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। फिर वही बात आ रही है कि ये रिकमेंडेशन करेगी, सुझाव करेगी विद रिगार्ड टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। नेक्स्ट है शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू जनरल
असेंबली कि भाई जनरल असेंबली को ये एनुअली रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट करेगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ह्यूमन राइट काउंसिल की कुछ जो मेन सब्सिडरी बॉडी हैं वो भी हैं और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू या जिसको यूपीआर भी कहा जाता है। इसको दोस्तों एक यूनिक यानी कि अपने आप में ही अनोखी एक प्रोसेस माना जाता है जिससे कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों से संबंधित रिकॉर्ड्स क्या हैं उसको रिव्यू किया जाता है और ये 4 साल में एक बार किया जाता है और इसमें जितने भी यूनाइटेड नेशन में देश शामिल हैं उन सबको जो है वो टारगेट किया जाता है। और जब इस तरह का रिव्यू किया जाता है तो जो स्टेट कंसर्न है जिनका रिव्यू किया जा रहा है वो अपनी परिस्थितियों को समझती हैं मानव अधिकारों को लेकर और जब रिव्यू होगा तो वो समझेंगी कि भाई हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कितना हम जो काम नहीं कर सके हैं या कितना हमें और करने की ज़रूरत है और अगर कोई चैलेंजेस हैं ह्यूमन राइट के फील्ड में तो उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है गोल की यानी उद्देश्य क्या है इस यूपीआर का, तो वो यही है कि भाई जब आपका रिव्यू किया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपकी ह्यूमन राइट को लेकर सिचुएशन इस तरह की है तो आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप उन चीज़ों को रिव्यू करो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ यूपीआर जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है देशों को जिससे कि उनका जो एक ह्यूमन राइट को डील करने का जो कैपेसिटी है या उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट सब्सिडरी बॉडी ह्यूमन राइट काउंसिल की है कंप्लेंट प्रोसीजर और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर इस ग्लोब में कहीं पर किसी देश में या किसी राज्य में या किसी स्टेट में किसी तरह की कोई भी ह्यूमन राइट की ग्रॉस वायलेशन हो रही है तो उसको एड्रेस करना। और जहाँ तक बात है इस कंप्लेंट प्रोसीजर की तो उसमें कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और ये सब जो है वो व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली किसी ह्यूमन राइट वायलेशन का शिकार हो सकते हैं या फिर उनके नॉलेज में ये हो सकता है कि भाई इस फला एरिया में फला व्यक्ति या सरकार या उसके जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट वायलेशन को कर रही हैं। और इसमें 2 ग्रुप भी हैं जो कि काम करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो सिचुएशन से रिलेटेड है, जो कि आपकी कंप्लेंट आती है रिटर्न में उनको एग्जामिनेशन करते हैं और उनको पुट फॉरवर्ड यानी उनको जो है भेजते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल को। नेक्स्ट सब्सिडरी बॉडी है स्पेशल प्रोसीजर। ये एक इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले एक्सपर्ट या विशेषज्ञों का ग्रुप होता है और दे आर नॉन पेड यानी कि उनको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं मिलती है इस काम को करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा ये किसी थीमेटिक इशू पर या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री की सिचुएशन पर फोकस करता है, यानी कोई विषय वस्तु हो सकती है जो ह्यूमन राइट की वायलेशन से रिलेटेड हो या कोई पर्टिकुलर कंट्री हो सकती है जो कि ग्रोसली ह्यूमन राइट को वायलेट कर रही हो। और इसमें जो डीलिंग होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यानी कि किसी भी देश में हो सकती है इस तरह की सिचुएशन ह्यूमन राइट को लेकर और साथ ही वो किसी विषय वस्तु से भी रिलेटेड यानी कि थीमेटिक हो सकती है। स्पेशल प्रोसीजर जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर की मदद से कंट्री को विजिट्स भी कर सकते हैं और इस तरह की विजिट जो है वो इंडिविजुअल के केसेस में भी हो सकती है या फिर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भेज के जो स्टेट्स हैं उस तरीके से भी ये विजिट्स हो सकती हैं। स्पेशल प्रोसीजर जो है वो एनुअली ह्यूमन राइट काउंसिल को रिपोर्ट करता है और वो सभी लोग जो स्पेशल प्रोसीजर के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उनको स्पेशल रिपोर्टर्स या फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है मेन सब्सिडरी बॉडी ह्यूमन राइट काउंसिल की वो है एडवाइजरी कमेटी यानी कि सलाहकार समिति। इसका काम है सलाह देना, जैसे कि इसका नाम अपने आप में सजेस्ट करता है कि ये ह्यूमन राइट काउंसिल को एक्सपर्ट एडवाइस देती है। और साथ ही इस बात को भी नोट कीजिएगा कि इसने भी रिप्लेस किया था सब कमीशन ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट मीटिंग जो थी एडवाइजरी कमेटी की वो 2008 को हुई थी। इस कमेटी में 18 एक्सपर्ट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और ये इस ग्लोब या वर्ल्ड के वेरियस जो रीजन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो अलग अलग देशों या अलग अलग कंटिनेंट से होते हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए होता है और इनको जो दोबारा से री इलेक्ट भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपर्ट एडवाइस ये कमेटी देती है वो एक स्टडी और रिसर्च के बाद आती है और इस तरह की एडवाइस जो है ये ह्यूमन राइट काउंसिल को देती है और साथ ही साथ ये काउंसिल को जैसे कुछ फर्दर रिसर्च करने के लिए भी कह सकती है या कोई नया फील्ड इमर्ज हो रहा हो उसकी तरफ भी ध्यान दिला सकती है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअली जो है वो
ह्यूमन राइट काउंसिल के नॉलेज में ला सकती है। और साथ ही साथ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन करना ह्यूमन राइट की और उसको इम्प्लीमेंट करना। हालांकि बाद में कमेटी को कुछ और रोल भी दिए गए। तो ये थी दोस्तों मेन सब्सिडरी बॉडी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। इसके साथ ही कुछ और भी सब्सिडरी बॉडी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप चाहें तो उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम ओवरऑल रिव्यू करें ह्यूमन राइट काउंसिल का 2006 से लेके आज तक, तो हम पाएंगे कि आज 2023 यानी 2023 में इसकी जो एक रेलिवेंसी है या इसकी जो एक सार्थकता है, जो उपयोगिता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो और प्रॉब्लम्स हो जो कि बहुत रैपिडली अब जो है हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लगता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल की जो एक रेलिवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ 2011 में जनरल असेंबली ने भी इसके काम को रिव्यू किया था, तो वहाँ पर बहुत सी बातें कही गई थी, जिसमें से ये भी कहा गया था कि इसको यानी ह्यूमन राइट काउंसिल को डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग जो कंट्री हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ जो अपने वर्किंग मेथड है या काम करने का स्टाइल है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट कर सकती है। और ह्यूमन राइट काउंसिल अपने लिए एक प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है उसको भी स्थापित कर सकती है। तो ये सारे काम जो थे ह्यूमन राइट काउंसिल को करने के लिए कहे गए, पर मेरा मानना है कि आज जो रेलिवेंसी है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। धन्यवाद।